Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Salman. I am your teacher of Economics and Healthcare Management. And as you know, this is very important subject, and I hope we will complete this course with mutual participations and will share our precious input with each other. In economics and healthcare management, we will cover very important topics which will be very helpful in your professional life. Objective of this course is the module program is designed to equip biomedical engineers to enhance their ability to influence, manage and achieve work-based objective within a sound financial framework. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इनको डिस्कस कर लें, फिर वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं. नंबर 2 पे टू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड. इसमें हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हमारे रूटीन लाइफ में हम इसको भी डिस्कस करेंगे. टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर क्लिनिक्स मैनेजर्स and others to direct their educations toward the field of advanced management with the help of IT. फिर इसमें हम to provide the education that is both intellectually challenging and directly relevant to the field of healthcare management. To deliver an educational program which is designed to provide participants with concepts, modules, techniques and example relevant to healthcare management. याद रखेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, जब तक आप इसको मुकम्मल वॉच नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो आपका जो है माइंड फ्रीज ही रहेगा. ये कॉन्स्टेंटली हमने रहना, हमने इसको डिस्कस करते रहना है. आप देखें, आपके लकीली आपके लिए 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आपके पास वीडियो लेक्चर भी है, आपके पास जो है MS टीम पर लाइव लेक्चर की भी फैसिलिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर भी लेक्चर का अहतमाम कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ने. तो उम्मीद है कि आप लोगों की दिलचस्पी डे बाय डे बढ़ेगी और हम इसको अच्छे से मुकम्मल करेंगे. अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम इस वर्ड्स को इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ केयर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसको अलग-अलग देखते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड इज़ इकोनॉमिक्स. व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, इको मीनिंग होम एंड नोमोस मीनिंग्स अकाउंट. इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ scarcity and choice. Economics finds ways of reconciling unlimited want with limited resources. Economics explain the problems of living in communities in terms of underlying resources, cost and consumer benefits. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. इकोनोमोस, जो होम अकाउंट से जिनका मीनिंग ड्राइव होता है. पहले घरों में जो अकाउंट्स जो है मेंटेन करते थे उसको हम इकोनोमो से जो है उन्होंने उससे तशबीह दी. फिर वो कहता है कि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको 3 जनरेशन्स के हवाले से डेफिनेशंस बताई थी, जिसमें मैंने आपको एडम स्मिथ के हवाले से बताया था कि क्लासिकल मकतब फ़िक्र हैं और उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स को कहा था इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ, एक दौलत का इल्म करार दिया कि कैसे इंसान दौलत कमाता है, कैसे उसको कंज्यूम करता है, कैसे उसको सेव करता है. इस तमाम बिहेवियर को स्टडी करना उन्होंने कहा था कि ये साइंस ऑफ वेल्थ है, दौलत है. 1776 से 1890 तक कोई उनके प्रॉपर क्रिटिसाइज डेफिनेशन लॉजिक के साथ नहीं आई. फिर जनाब 9 क्लासिकल मकतब फ़िक्र सेकंड जनरेशन शुरू हुई और उसमें अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डिफ़ाइन किया. वो उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियलिस्टिक, आप कह लें कि इसको चॉइसेस कह लें या मटेरियलिस्टिक थिंग्स कह लें कि फॉर ह्यूमंस, कि हमने इसको उन्होंने मादी ख्वाहिशात के हवाले से इसको कहा कि ये एक साइंस तो है लेकिन ये मादी ख्वाहिशात की तकमील का नाम है. कैसे इंसान अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने के लिए जस्तजू करता है और उनको हासिल करता है. और उन्होंने क्रिटिसाइड एडम स्मिथ को इस तरह किया. उन्होंने एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को अगर साइंस ऑफ वेल्थ कहा है, तो व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर लिविंग इन द स्कैटर्ड एरियाज. कहते हैं वो तो बार्टर सिस्टम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बाय द वे, बार्टर सिस्टम इज़ अबाउट द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कम्युनिटी विद अनदर विदाउट द यूज़ ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. तो फिर क्या कहा कि वो तो सिर्फ स्कैर्सिटी एंड चॉइस का नाम है कि आपके जब रॉबिन्स ने इसको बहुत अच्छा डिफाइन किया. वो कहते हैं जी
अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बहुत ही उन्होंने 2 जुमलों में इस इकोनॉमी को कहते हैं कि कूजे में उन्होंने समुद्र को कैद कर दिया कि कोई वक्त का बादशाह भी होगा, उसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं और उसके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। अब हाउ वाइजली ही विल मैनेज हिज अनलिमिटेड वांट्स एज कंपेयर विद लिमिटेड रिसोर्सेज, कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करता है, इसको वो कहते हैं इकोनॉमिक्स है। फिर वो कहते हैं इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग रिसोर्सेज कॉस्ट एंड कंज्यूमर बेनिफिट्स। देखें, याद रखें 2 चीज़ों को, आपने क्या करना है, कॉस्ट और बेनिफिट पे काम करना है एज अ पॉलिसी मेकर, ठीक है, कि कॉस्ट कैसे कम होगी और बेनिफिट्स को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। यानी कि हम एफिशिएंसी किसी कैसे कहते हैं, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बताया कि एफिशिएंसी कहते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, जिसको हम कहते हैं आउटपुट, और मिनिमाइजेशन ऑफ इनपुट, जिसे हम कॉस्ट कहते हैं, इज इक्वल टू एफिशिएंसी। अगर आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं तो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब इकोनॉमिक्स की जैसे आप जानते हैं इसकी 2 ब्रांचेज हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कहते हैं छोटे से छोटा और मैक्रो कहते हैं बड़े से बड़ा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम मईशत के छोटे से छोटे हिस्से का हम इंडिविजुअली यूनिट लेवल पर मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल इनकम, ठीक है, इंडस्ट्री का टर्नओवर, ठीक है, किसी भी इदारे की प्रोग्रेस। जबकि अगर हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम एज ए होल देखते हैं, जैसे हम नेशनल इनकम की बात करें, हम नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नेशनल जीडीपी की बात करें, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कंपनी लेवल, यानी कि हम उसको इकोनॉमिक्स यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैं, किसी ग्रुप लेवल पर या कंपनी लेवल पर देख रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इससे ब्रॉड है। इन द स्टडी ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी एज ए होल, ये जो है हम इकोनॉमी को एज ए होल देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इश्यूज दैट इफेक्ट इंडिविजुअल एंड कंपनीज, और उन इश्यूज पर भी हम इसको फोकस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है जो इंडिविजुअल और कंपनीज का होता है, जबकि हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज ए होल देख रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर एज ए पॉलिसी मेकर काम कर रहे हैं और आपके इंटरवेंशन डॉक्टर के साथ है, डॉक्टर्स ने अपने चार्जेस लेने हैं और आपने क्या करना है, उस जो भी आप जहाँ पर अपने इदारे में चला रहे हैं उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करके उसके बेनिफिट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, अच्छा, जब ये आपका बेसिक्स कंसेप्ट बन जाएगा तो फिर हमने इसकी थोड़े से कि हम कैसे हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, किन क्या फार्मूले हम यूज़ करते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से लेके चलते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यू मस्ट नो व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 1 इज लैंड, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज कैपिटल और नंबर 4 इज एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अब देखें द फाउंडेशन ऑफ एन इकोनॉमी इज बिल्ट ऑन द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम याद रखें कि इनको हम इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज भी कहते हैं और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। सम टाइम क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर, वो आपका जो एग्जामिनर होता है या जो एग्जाम पेपर बनाने वाला होता है वो क्या करता है, वो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम दे देता है। और आप सोचते हैं जी हमने तो इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को पढ़ा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं लैंड क्या चीज़ है। लैंड implies all types of natural resources used to create goods and services। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिनसे आप गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं उसको लैंड कहते हैं। इन एडिशन टू लैंड इट इंक्लूड्स कम्युनिटीज सच एज गोल्ड, टाइम्बर, ऑयल, कॉपर एंड वाटर। रिसोर्सेज कैन आल्सो बी रिन्यूएबल सच एज फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड फूड। ठीक है, ये लैंड हो गया नंबर 1। नंबर 2 लेबर। लेबर इज द वर्क परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय। लेबर वो जो एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है, दैट इज लेबर। द वैल्यू ऑफ देयर वर्क डिपेंड्स ऑन देयर एजुकेशन, स्किल्स एंड डिजायर टू डू अ गुड जॉब। ऑन वन ऑफ द गोल्स ऑफ एन ओनर इज टू ट्रेन एम्प्लॉय टू बिकम मोर स्किल्ड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। द आउटपुट ऑफ लेबर कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। कि जो आपकी है ये फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। मतलब आप अगर मिसाल के तौर पर एक सीईओ बैठा है तो वो एक प्लान बनाकर आपको दे रहा है, तो दैट इज़ मेंटल वर्क।
और कोई एक लेबर है, एक फिजिकली काम कर रहा है, जो माली है फिजिकली काम कर रहा है, जो आपका गार्ड है वो फिजिकली काम कर रहा है, ठीक है। कोई जो फील्ड के सेल्स के लोग हैं वो फिजिकली काम कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है जी, वो आपके क्या कहते हैं, मेंटली और फिजिकली वो आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। और नेक्स्ट में आप आ जाएं कि कैपिटल की हम बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल इंक्लूड्स द बिल्डिंग, टूल्स एंड मशीन्स दैट एम्प्लॉयज यूज टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज। सम एग्जाम्पल आर forklift, trucks, automated machines, hammers, computers and delivery vans. अभी देखें, when you are going to start and your business, तो there are two things involved, one is cash, second is capital. Capital जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैश इनकम की सूरत में आप वहाँ से अर्न करते हैं। फ़र्क है इसमें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो कैश की सूरत में भी हो सकती है, बिल्डिंग की सूरत में भी हो सकती है, टूल्स की सूरत में भी हो सकती है, मशीन्स की सूरत में भी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की सूरत में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर देयर आर टू पर्सन्स हु आर टुगेदर फॉर अ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। समवन सेज कि मैं बिल्डिंग दूंगा, मैं आपको मशीनरी प्रोवाइड कर दूंगा। अदर वन सेज कि मैं आपके लिए एम्प्लॉयज़ ले आऊँगा, मैं अदर रिसोर्सेज आपके लिए दूंगा। तो इस तरह वो मिलकर कैपिटल्स इकट्ठा करके उसकी बर्थ वैल्यूज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अनलाइक लैंड और लेबर कैपिटल मस्ट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एंड डिज़ाइन फॉर यूज़ ऑफ बाय ह्यूमंस। कैपिटल याद रखें कि वो लेबर और लैंड और लेबर के हवाले से बता रहा है कि कैपिटल मस्ट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। जाहिर बात है, पैसा या कोई भी चीज़ वो आप जो पार्टनर काम करने वाले हैं वही डिज़ाइन करेंगे ना जी, कोई और तो नहीं कर सकता। इन दिस सेंस कैपिटल गुड्स बिकम द फाउंडेशंस फॉर बिल्डिंग इक्विपमेंट, मशीनरी एंड प्रोसेस। ये तमाम के तमाम इंक्लूड हो जाते हैं कैपिटल के अंदर। अब एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने आपको बताया था बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत टॉप ट्रेंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ था। और अब तो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है और बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर वर्क हो रहा है। लोग जो है जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं। Entrepreneurship is the driving force behind the creation of a business. An entrepreneur finds ways to combine the other factors of production, land, labor and capital to produce a product and make a profit. The most successful ones are the innovators who create new product to bring to customer. Henry is an innovator who is bringing a new product to market. अब आप ये देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जो स्टार्ट करता है नया बिजनेस, इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है और मेहनत करता है, और मेहनत करके उसके अंदर से वो जो प्रॉफिट लेता है और उसको डेवलप करता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आपके पास कोई आइडिया है, यू हैव यूनिक आइडिया और यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड वांट टू टेक द रिस्क, देन यू बिकम अ एंटरप्रेन्योरशिप। मीनिंग नया आइडिया हो और रिस्क लेना की ताकत आपके अंदर हो तो यू कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो भाई क्या है कि दीज आर द 4 रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनको का भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स, राइट जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया आप यूनिट लेवल पर मीशत का मुताला करते हैं, मैक्रो लेवल पर एज ए होल आप जो है मीशत को देखते हैं। और ये रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स को देखेंगे, आपका लैंड, आपका लेबर, आपका कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तमाम होता है। चलें जी, अब हम इकोनॉमिक्स की हेल्थ की तरफ आ जाते हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स की तरफ। अच्छा, उससे पहले आप हेल्थ को भी समझ लें। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इफ़ यू थिंक इफ़ यू आर फिजिकली फिट यू आर हेल्दी पर्सन, तो इट्स यू आर नॉट 100% राइट। फिजिकली हेल्थ is very important, but it's a part of collective health. When I talk about health, there are 3 things involved. One is physical health. Physical health में भी मैंने आपको बताया था आपकी इलनेस है, इंजरीज हैं, आपकी पेन है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था आपकी मेंटल हेल्थ, फिर उसके बाद सोशल हेल्थ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है, शाश बशाश होते हैं, लेकिन मेंटली डिसेबल होते हैं, ठीक है। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी ठीक होते हैं, लेकिन सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि इंसान एक सोशल एनिमल है। अगर उसकी सोशल इंटरेक्शन ही प्रॉपर नहीं हो रही, लोगों से उसका मेल जोल ही नहीं हो पा रहा, तो क्या है कि वो सोशली इल है। जैसे लोग जो है ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं,
जैसे लोग जो है मुख्तलिफ डॉक्टर से जो है वो ये कंसल्टेंट से जो है वो एडवाइस ले रहे होते हैं, कुछ के कम्प्लेक्सेस में होते हैं, कोई हिसाब से कमतरी में होता है, कोई हिसाब से बढ़ते, तो ये तमाम के तमाम उसकी शक्लें हैं सोशल जो है हेल्थ के हवाले से। ठीक है जी। अब हम इसको ज़रा हेल्थ इकनॉमिक्स को देख लें। हेल्थ इकनॉमिक्स में क्या कह रहे हैं वो कि स्टडीज़ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या है जी कि सप्लाई एंड डिमांड से क्या मुराद है, हेल्थ और हेल्थ केयर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर किसी को खुदा न खासा इलनेस है, किसी को इंजरी है, ठीक है ना, किसी को पेन है, तो क्या है डिमांड रेज हो रही है उसकी हेल्थ के हवाले से, हेल्थ केयर रिसोर्सेज की। और अब क्या होगा जब रेज हो रही है तो क्या है कि यू आर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज देयर अराउंडिंग योर्स, यू आर लुकिंग फॉर द हॉस्पिटल, यू आर लुकिंग फॉर द हेल्थ केयर रिसोर्सेज देयर, BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह आप उसको देख रहे हैं। तो क्या है कि इसकी स्टडी करना कि कितनी हेल्थ की डिमांड है और कितनी मुल्क के अंदर हेल्थ की सप्लाई। अब आप पॉलिसी मेकर, आप हेल्थ इकोनॉमी सोचें, आपने डिमांड आपके पास आ गई, अब आपने यू हैव टू प्रोवाइड द सप्लाई, आपने उस डिमांड को पूरा करना है, यू हैव टू मीट द डिमांड एंड सप्लाई, इनके कनेक्शन को आपने मीट करना है, बराबरी में लेकर आना है आपको कि जिसको इंजरी है उसको हॉस्पिटल मिल जाए ताकि वो ठीक हो जाए। अब क्या है जी, डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप मीट करेंगे तो यू बिकम अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट, कि आप अपनी एक अच्छी प्लानिंग से, ठीक है, अब एक अच्छी एवेल्यूएशन से अपने बॉस को ये बता रहे हैं कि हम इसको इस तरीके से हम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं ताकि जो लोग मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो मुल्क के अंदर हासिल कर सके। और फिर उस हेल्थ केयर रिसोर्सेज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, क्या आपके हेल्थ केयर रिसोर्सेज होने के बावजूद जो है वो पोलियो के लोग डायग्नोज हो रहे हैं, पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं, क्या कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं आपके हेल्थ रिसोर्सेज होने के बावजूद, या फिर कम होते जा रहे हैं। तो ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ों को एनालाइज करना ये एज ए हेल्थ इकोनॉमिस्ट का ये काम है। तो यू पीपल एज ए हेल्थ इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। एक और आप डेफिनेशन को देख लें कि द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एंड विद इन द हेल्थ इकोनॉमी। याद रखें, हम अगर इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं विद द रेफरेंस ऑफ हेल्थ देख रहे हैं, तो आप हेल्थ इकोनॉमी में रहते हुए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने हॉस्पिटल्स हैं, आप देख रहे हैं कितनी नर्सिस मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कितने बेड्स मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कितने अनइंश्योर्ड बच्चे ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर जो है ज़रूरत है बजट की, सफिशेंट अमाउंट की कि उनकी मेडिसिन प्रॉपर आएँ, उनकी जो है वो हेल्थ जो है वो मेंटेन रखी जा सके। थैलेसीमिया की जिसकी एग्जांपल है कि उनको ब्लड रेगुलर ना मिलता जाए तो वो उनके लिए खुदा न खास्ता एक कैजुअलिटी, एक डेथ का सबब बन सकता है। तो व्हाट यू आर डूइंग एज अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट, यू आर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, यू आर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। कहाँ से पैसा आएगा, कैसे लगाएंगे, कैसे इतने 100 बेड्स आप अरेंज करेंगे, कैसे आप जो है वो साउथ पंजाब के उस स्कैटर्ड एरियाज़ के अंदर हॉस्पिटल को लेके जाएंगे, कैसे आप उस गरीब खातून जो एक स्कैटर्ड एक बहनी के अंदर रह रही है, एक गांव के देहात के अंदर एक छोटी सी बहनी के अंदर रह रही है, उस तक आप बेसिक हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाएंगे। ये आपकी एक सोच और एक आपकी प्लानिंग का हिस्सा है एज हेल्थ इकोनॉमिस्ट। मैंने आपको बताया था दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईली पेड हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनकी सर्विसेज खदमात को सराहा भी जाता है और उनको पे भी किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट अंदाज में समझें और इसको जो है वो लें। अब आप ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस इसकी बताता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक स्टडी। हेल्थ इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड बाय WHO, हेल्थ इकोनॉमिस्ट आर एंड व्हाट दे डू। हु हेल्थ इकोनॉमिस्ट आर, देखें ये हेल्थ इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड बाय हु हेल्थ इकोनॉमिस्ट आर एंड व्हाट दे डू। मॉर्सी एंड कॉले ने इसको 2008 में एग्जामिन किया, द फील्ड ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड दोज हु शेप द डिसिप्लिन। देयर 2005 सर्वे ऑफ US हेल्थ इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब हु दे आर। दो चीज़ें याद रखें, हु हेल्थ इकोनॉमिस्ट आर एंड व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, अब समझ लें। नंबर 1 पे है ट्रेनिंग। ऑलमोस्ट ऑल 96% हेल्ड एकेडमिक डॉक्टरेट डिग्रीज, nearly 3/4 of those with डॉक्टरेट्स रिसीव्ड देयर डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स। कितने लोगों ने देखें कि आप 96% में ये बता रहा है कि
लोगों ने जो है वो डॉक्टरेट में डिग्री ली है एकेडमिक्स के हवाले से। ठीक है, इसमें इस आपके इस सब्जेक्ट के अंदर जिसको आप शायद अभी संजीदा ना ले रहे हो। और एम्प्लॉयमेंट की रेशो क्या है, 64% वर्क इन यूनिवर्सिटी सेटिंग्स, 15% वर्क फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड 12% वर्क इन गवर्नमेंट, मेनली द फेडरल गवर्नमेंट। फिर एकेडमिक यूनिट नंबर 3 में देखिए, ओनली 24% ऑफ हेल्थ इकोनॉमिस्ट हेल्ड देयर अपॉइंटमेंट्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, मोर 26% वर फाउंड इन स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड अनदर 18% वर एम्प्लॉयड इन स्कूल्स ऑफ मेडिसिन। मतलब कि तमाम के तमाम जो लोग हैं जिन्होंने ये डॉक्टरेट की डिग्री ली, हेल्थ इकोनॉमिक्स को पढ़ा, वो तमाम के तमाम ऑल आर ऑन द गुड जॉब्स इन द वर्ल्ड। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि इसकी पढ़ने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, रेलिवेंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें, इसमें नंबर 1 में बताया था द हेल्थ केयर सेक्टर इज़ बिग एंड इज़ गेटिंग बिगर। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर पर एक्सपेंस होते हैं और उसके बाद एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और ये सेक्टर दिन ब दिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सेक्टर जो है वो बड़ा और बड़े से बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जब एक सेक्टर बड़ा और बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, तो आप एज अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर क्या करेंगे, यू हैव टू मेक द प्लान कि कैसे एलोकेट किए जाएंगे रिसोर्सेज, कैसे और पैसा आएगा, कैसे रिसोर्सेज जनरेट होंगे और हम इन हेल्थ सर्विसेज को हम जो है तमाम एक आम बंदे तक भी पहुंचा पाएंगे। नंबर 2 पर देखें, नॉट ओनली हैज़ हेल्थ केयर ग्रोन एब्सोल्युटली, इट हैज़ ग्रोन रिलेटिव टू एवरीथिंग एल्स। ये देखें कि वो ये कहता है कि ये एब्सोल्युटली सिर्फ ग्रो नहीं हो रहा बल्कि रिलेटिव टू एवरीथिंग एल्स, हर एक से ज़्यादा निस्बत में जो है ना वो उससे ज़्यादा ग्रो हो रहा है। देखिए जाहिर बात है, एक पॉपुलेशन 10 लाख थी, आज 20 लाख है। पहले पेशेंट जो थे वो 10 लाख में से अगर लगा लें हम इसको 20% भी लगा लें, 2 लाख थे, अब 20 लाख होने की वजह से 4 लाख हो गए। हॉस्पिटल भी वही हैं, अगर आप एज ए हेल्थ इकोनॉमिस्ट अपनी रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा पा रहे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे, तो व्हाट विल हैपन कि आपके पेशेंट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं बट हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, आप कॉस्ट मिनिमाइज कर ही नहीं पा रहे कि बेनिफिट्स को इंक्रीज किया जा सके। तो क्या हो रहा है कि हम जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए एक आम बंदे तक सेहत को नहीं ले जा पा रहे। ठीक है, डॉक्टर साहिबान ने तो उसको चेकअप कर लिया, उसको बता दिया, मेडिसिन बता दी और पैसे ले लिए। अब आपने देखना है कि कितने डॉक्टर्स को आप अरेंज करवा सकते हैं उस कम्युनिटी के लिए, ये आपका प्लान है एज ए हेल्थ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब आप देखें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डज इकोनॉमिक्स अप्लाई टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर। ठीक है, इसमें नंबर 1 देखें आप, प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जाहिर बात है, आप देखें जब व्हेन यू वी टॉक अबाउट हेल्थ तो कौन कह सकता है कि सर्टेनिटी है। आप देखें कितने, आज से अगर आप मार्च से पहले चले जाएं, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत पुरसकून एक जो है लाइफ थी, और कोरोना के आने के बाद पाकिस्तान में तो खैर मार्च में ज़्यादा कोरोना आया, लेकिन दुनिया में तो उससे पहले चाइना में आ चुका था और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका था। तो ये कहते हैं कि अनसर्टेनिटी है भाई सेहत के हवाले से। तो अगर आप हेल्थ इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकते तो आप तैयार नहीं रह सकते हैं, कोई भी नई चीज़ आएगी आप ना अपने लिए और ना ही अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप एक हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपके पास जो है वो रिसोर्सेज ही नहीं है, आप कैसे अगर अचानक लोग सैलाब से या किसी और बीमारी से तंग होकर आपकी तरफ रुख करेंगे तो कैसे उनको बेड्स प्रोवाइड करेंगे आप, कैसे आप हॉस्पिटल्स लेकर आएंगे, वो डॉक्टर्स को अरेंज करेंगे, कैसे आप इतनी मेडिसिन का अरेंज करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो ये ज़ाहिरी बात है, आपको इसके बारे में सोचना है। नंबर 2 पर है जी प्रोमिनेंस ऑफ इंश्योरेंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी पाकिस्तान में फिर भी हेल्थ सर्विसेज इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर अदर कंट्रीज़। वहाँ पर इफ़ यू आर लिविंग इन अमेरिका और US, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर एल्स, तो आपके लिए ये हेल्थ की सर्विसेज अपनी सैलरी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास वहाँ पर इंश्योरेंस भी वहाँ मौजूद नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी आपको मतलब प्रोवाइड नहीं हो रही, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखें वहाँ पर रहने वाले लोग
अगर कोई पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इंडियंस अगर अमेरिका में रह रहा है तो वो किसी ऑपरेशन ये बड़े मेजर हेल्थ एक्सपेंसेस से बचने के लिए अपने मुल्क में जाता है और जो वहाँ से कम पैसों में वो अपना ट्रीटमेंट करा के फिर वापस जॉब पे चला जाता है। तो ये इंश्योरेंस का भी बहुत अमल दखल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स हेल्थ एंड हेल्थ केयर पर जो है अप्लाई करती है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी है, ज़ाहिरी बात है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको नहीं पता कितने बच्चे ये जो है वो पैदा होने से पहले ही डेथ हो जाती है और कितने बच्चों की आफ्टर डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ख़वातीन को क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं पता कि जो है पोलियो वैक्सीनेशन के उन एरियाज़ में जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ पर अवेयरनेस नहीं जा रही, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को वो पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे तो इसका मतलब क्या है जी कि वो बच्चे जो हैं वो पोलियो का शिकार हो रहे हैं, डायग्नोज हो रहे हैं। अब तो फिर भी कुछ बेहतरी आ गई है, वरना एक वक्त ऐसा आ गया था लोगों ने जब ये पोलियो टीमों को घर से बाहर अंदर दाखिल नहीं होने दिया तो आप ये देखिए, और बल्कि उन पर फायरिंग भी बेचारों के ऊपर कहीं इलाकों में हुई। लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है लोगों को, लेकिन वो अवेयरनेस देने से ही आती है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत है। कोरोना के हवाले से हम इतने नडर होकर फिर रहे होते हैं, बिल्कुल सेफ्टीज़ मेजर्स का ख्याल नहीं रख रहे होते। लेकिन आपको पता है कि वो जब शिकार कर लेता है इंसान को तो फिर वो ये अल्लाह ताला अगर जो है वो ज़िंदगी बचा ले तो बचा ले, वरना इंसान के लिए बहुत टफ टाइम होता है उसके लिए उस वक्त। उसके बाद देखें लार्ज रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट फर्म्स, ये भी ज़ाहिरी बात है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से। इसमें WHO को आप देख लें, यूनिसेफ को देख लें, और हेल्थ के बहुत सारे इदारे हैं जो फंडिंग करते हैं। अब वो फंडिंग इस तरह है जहाँ पर गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज नहीं होते वहाँ पर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपना रोल अदा करती हैं। या तो वो मैन पावर्स के ज़रिए सर्वे वगैरह करवा देती हैं, या फिर कोई फिज़िकली कोई मिसिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पर जो वो चीज़ें मुकम्मल तौर पर 100% पर नहीं चल रही होती वो होना शुरू हो जाती हैं, और लोग एक आम बंदे को भी वो इलाज होना शुरू हो जाता है। फिर ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपटीशन, ज़ाहिरी बात है कि अगर हेल्थ की हम बात करें और कंपटीशंस की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है वो ऐसा हो सकता है हो जाएगा जो जिसको हम कह लें कि वो एक इम्बैलेंस जिसे कह लें। मिसाल के तौर पर अगर लोग कंपटीशंस में प्रॉफिट कमाने के लिए या अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो तो अपना टारगेट्स जो भी उनके हैं प्रॉफिट और बिजनेस के हवाले से अचीव कर लें, लेकिन जो वो लो क्वालिटी और लो स्टैंडर्ड चीज़ें, लो मेडिसिन जो हैं वो लोगों तक जाएंगी तो क्या होगा कि वो ज़ाहिरी बात है वो लोग अपनी सेहत खो देंगे, अपनी जान से भी वो लोग जा सकते हैं। तो इनकी कंपटीशंस पर भी ज़ाहिरी बात है कि वो एक रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सप्लाई होती है हेल्थ एंड हेल्थ केयर पर। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी तो कैसे जो है ये लोग अपनी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर अगर गवर्नमेंट निगाह नहीं रखेगी तो ये 2019 में एक्सपायर वाली मेडिसिन को उसकी सिर्फ डेट ही चेंज करनी है ना जो प्रिंटिंग में, वो 2020 करके अगर बच्चों को पिला दी जाए तो आप खुद सोचें कि कितने बच्चे हैं जो उससे सफ़र हों। फिर रोल ऑफ इक्विटी एंड नीड, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपकी अनलिमिटेड नीड्स हैं और लिमिटेड वांट्स हैं तो कैसे आपके पास क्या दरमियान का रास्ता है, दैट इज़ चॉइस। वो एक चॉइस का रास्ता है। आप उस चॉइस के ज़रिए अपनी नीड एंड इक्विटी को जो है वह मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इक्विटी की बात होती है और नीड की बात होती है। जब हम हेल्थ केयर में इसको अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिरी बात है आपकी हेल्थ एक नीड है, और जब आप चॉइस की बात करते हैं तो आप अपने बजट के मुताबिक प्लान करते हैं कि आपको कहाँ से कितनी कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम हेल्थ सर्विसेज जो है वो मिल सकती हैं। तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स आपके हेल्थ एंड हेल्थ केयर दोनों जगह पर इंतहाई इम्पोर्टेंट वे में अप्लाई होती है। उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ एंड पब्लिक प्रोविज़न। गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ ना दे, वही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, जबकि जी हमारे पास हमें टैक्सेस आप छोड़ दें, वरना हम ये मेडिसिन जो इसके लिए ये जो मटेरियल हमें चाहिए और हमें ये फ़लाँ मुल्क से मंगवाना है तो हम वो मंगवा नहीं सकते। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, चलें जी ठीक है, हम आप ऐसा करेंगे मेडिसिन लेकर आएँ फौरी तौर पर कोरोना के हवाले से, और हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे, हम आपको रियायत देंगे, हम आपको टैक्सेस में छूट दे देंगे, ठीक है, हम बाकी चीज़ों में आपको छूट दे देंगे, लेकिन आप ये है कि ये लेकर आएँ और लाकर जो है वो आम पब्लिक प्रोविज़न लेने के लोगों तक पहुँचाएँ। वो जब ये अब देखें ये अगर इकोनॉमिक सप्लाई नहीं होती तो फिर कैसे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ दे और कैसे आप हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अप्लाई करें और पब्लिक प्रोविज़न बनाएं।
तो ये याद रखें कि इकोनॉमिक्स और हेल्थ केयर मैनेजमेंट का बहुत ही क्लोज एक जो है वो रिलेशनशिप है, और बीइंग अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट आपको चाहिए कि आप इनको दोनों को अपने जहन में रखते हुए, आप इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन हेल्थ केयर के हवाले से हैं, ठीक है। आपने हेल्थ केयर रिसोर्सेज को देखना है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैसे आप एक आम शख्स के लिए, आम लोगों के लिए आप इकट्ठा कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और प्रोवाइड करने के बाद जो है वो आप उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके इम्पैक्ट को पॉपुलेशन के ऊपर उसको एवेलुएट कर सकते हैं, और अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाते हुए एक अच्छा प्लान अपने मुल्क और कौम के लिए दे सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर्स के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आप इसको दिलचस्पी से सुनेंगे और अपने कंसेप्ट डिवेल्प करेंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल में अगली स्लाइड्स में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ आपको डिलीवर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।